हेलो हेलो साथियों, नमस्कार। आज के फटाफट न्यूज़ के अंदर हम आपको जो 27 तारीख की न्यूज़ के बारे में हम बताएंगे। तो पहली न्यूज़ हम स्पोर्ट्स से लेते हैं। क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओडीआई कल शुरू होगा दोपहर के अंदर, और उसके अंदर पॉसिबिलिटी इंडिया ऑलरेडी 2-0 से लीड कर रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कुछ चेंज कर सकता है। अपने जो रिज़र्व में जो बैठे हैं, जो प्लेयर जो स्टैंड बाय में बैठे हैं, उनको इस्तेमाल कर सकता है, अपने जो बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी। और शायद अभी वर्ल्ड कप भी नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा चेंज करना चाहेगा नहीं, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट के साथ चलना चाहता है। वो एक फिक्स करना चाहता है कि हाँ भाई, ये फॉर्मेट अब ये टीम फ्रेम है हमारा, ये टीम है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी नज़दीक है वर्ल्ड कप। तो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर हैं, जिनके ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ यही प्लेयर खेलेंगे, तो उन्हीं को आगे पीछे अगर कोई है पॉसिबिलिटी तो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 2-0 से लीड कर रहा है इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया भी पूरी कोशिश करेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कम से कम वो एक मैच तो जीत जाए। लेकिन इंडिया चाहेगा कि क्लीन स्वीप हो जाए 3-0, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और लेकिन इसको भी अभी आप कम नहीं, ऑस्ट्रेलिया को फिर भी वर्ल्ड कप के लिए कम नहीं आंक सकते, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि यही टीम ऑस्ट्रेलिया आपको वर्ल्ड कप के अंदर भी भेज दे। नॉट नेसेसरी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत मशहूर है कि वो माइंड गेम खेलते हैं, और वो ऐसा कुछ ड्रामा करते हैं कि जिससे कि अभी जो बॉलर जिनके सामने ये आउट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, और उसी के झांसे में फंस जाते हैं लोग, और फिर उन्हीं बॉलर को रख लेते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और ख़राब से बॉलर से पिट जाते हैं ये लोग, और फिर उसी बॉलर को रख लेते हैं। इंडिया उसी बॉलर उनकी चाल में फंस जाती है, वो तमाम लोगों के साथ में खेलते हैं ऐसी गेम में, उन्हीं प्लेयरों को रख लेते हैं दूसरी टीम, और फिर वर्ल्ड कप के अंदर उनको बहुत बुरी तरह कुटाई कर देते हैं। जैसे कि अश्विनी के साथ ड्रामा करा था इन्होंने, जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, जो टेस्ट सीरीज़ का जो फाइनल था, ग्लोबल वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसके फाइनल के अंदर इन्होंने ड्रामा किया था ऐसे करके कि वो टीम भी खेलती है, इंग्लैंड की टीम भी ऐसे ही करती है। तो इन्होंने ड्रामा किया कि अरे वो अश्विनी खेलेगा तो स्पिनर्स इनके ये हो जाएंगे, कुछ ऐसा करके उन्होंने करा था। अश्विनी को खिलाया ही नहीं इंडिया ने, जो उनका बेस्ट टेस्ट बॉलर जो था, नंबर 1 टेस्ट बॉलर था, उसको नहीं खिलाया, और अल्टीमेटली इंडिया को मैच हारना पड़ा। तो इसी तरह कोई चाल भी हो सकती है इनकी। कभी कोई प्लेयर हैं वो भी तो ट्राई कर रहे हैं, बाकी दुनिया के लोग भी ट्राई करते हैं कि हाँ भाई, हम इस प्लेयर को चला सकते हैं, इस प्लेयर को चला सकते हैं। तो वो भी अभी उसी ट्रायल जो एक माइंडसेट है उसी के साथ आए हैं। वो भी उनके जो फाइनल 11 कौन सी होगी वर्ल्ड कप के लिए, वो भी चेंज हो सकती है बाद में। तो नॉट नेसेसरी, क्योंकि अभी वो लग रहा है कि 3-0 से हार गए हैं, तो आर यू श्योर कि वही टीम भेजेंगे वो हारी हुई? नहीं। तो वो भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो कोशिश करेंगे कि एक मैच कम से कम जीत जाए, और इंडिया की तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो कोशिश करेंगे कि इनको चांस देना हो तो दे सकते हैं। आगे पीछे नंबर किस बैट्समैन किस ऑर्डर पे भेजना है, या कुछ आगे उनको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, तो आगे पीछे करा जा सकता है, जैसे ऑलराउंडर को लेके या बॉलर को लेके, जो भी है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इंडिया के पास स्कोप है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के एंगल से नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एक सीरीज़ हारना 3-0 से बहुत बुरी बात है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। तो वो भी कुछ ना कुछ करेगी। कल का मैच 3 बजे के बाद, 3 बजे करीब शुरू होगा, 2:30-3 बजे करीब, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में दूसरी अगर स्पोर्ट्स की अगर न्यूज़ की हम बात करते हैं, तो एशियन गेम्स के अंदर इंडिया के टोटल 14 मेडल्स हो गए हैं, 14 मेडल्स हो चुके हैं। उसमें 3 गोल्ड हैं, और 4 सिल्वर मेडल हैं, और उसमें टोटल जो टैली है इंडिया की एशियन गेम्स के अंदर वो 14 हो गई है। 3 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर मेडल है, और 7 ब्रॉन्ज मेडल है उसके अंदर। डे 3 है आज एशियन गेम्स का, चाइना के अंदर हो रहा है। उसके अंदर आज जो गोल्ड मेडल जीते हैं, कल जो पहले वो इंडियन जो महिला क्रिकेट की थी, उन्होंने श्रीलंका को हरा के गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में आज जो गोल्ड मेडल जो इक्वेस्ट्रियन के अंदर ड्रेसेस जो टीम थी, उन्होंने जीता गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल नेहा ठाकुर ने जीता सेलिंग के अंदर, और गोल्ड मेडल मेंस विंड सर्फर RS इयाबत अली, उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल मिला के इंडिया के 3 गोल्ड मेडल हो गए, 4 सिल्वर मेडल हो गए, 7 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 14 मेडल्स होंगे डे 3 पे एशियन गेम्स के अंदर, और 6 पोजीशन में इंडिया है ओवरऑल टैली के अंदर। अब हम उसके बाद में आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। मोदी जी अभी जो आज उन्होंने जो G20 यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट जो समिट थी, जो फिनाले था, उसको उन्होंने आज एड्रेस किया, और तमाम G20 की जो उपलब्धियों के बारे में भी बताया
उनको जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सबको बताया कि कैसे उन्होंने, और इंडिया के भी बहुत सारे लोग थे उसके अंदर, तो उन्होंने वही भारत मंडपम के अंदर हुआ था, उनकी कैपेसिटी अच्छी खासी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनसे खचाखच भरा हुआ था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जी समिट के समय 85 टॉप ग्लोबल लीडर के साथ में बातचीत की। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं 85, मैं तो कहता हूँ जो 20 जो थे G20 के थे और प्लस 9 जो इनवाइटेड थे और दूसरे जो क्या बोलते हैं जो दूसरे मेंबर भी थे उसके अलावा भी ऑब्जर्वर्स की भूमिका के अंदर, उनको टोटल मिला के देखा जाए तो 20 ही पूरी दुनिया के जो बिजनेस को, जो मनी को, जो कैपिटल, पूरे ग्लोबल जो कैपिटल सिस्टम, जो मनी का जो मॉनेटरी सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ में बात करी 85 के करीब, और उसमें से उनकी उपलब्धि जो उन्होंने मोदी जी ने बताई कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो सऊदी जो प्रिंस जो सलमान, उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का हामी भरी है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर। इट्स अ बिग डील। एंड और भी कुछ भी पाइपलाइन में हो सकता है फ्यूचर के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर का ही बता रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो अचीवमेंट्स है G20 की, और वो बताई। कुछ तो चलो ठीक है कि एक भाषणबाजी भी लगती है, वही रिपीट के मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो लेकिन ज़्यादातर G20 की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके अलावा जो ग्लोबल जो बायोफ्यूल्स अलायंस जो था उसको जो सहमति करी G20 के सभी नेताओं ने, वो बड़ी बात थी उसको स्टार्ट करने की। और जो ग्लोबल जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी, ये भी बहुत बड़ी बात है, सभी ने सहमति जताई। फर्स्ट टाइम इस पे जो अगर रेगुलेटरी होती है तो मेरे ख्याल से इंडिया का जो शेयर मार्केट से भी ज़्यादा पैसा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लगा हुआ है, वो पैसा वापस इंडिया के अंदर आने के चांस है, प्रोवाइडेड के इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के ही एक्सचेंजेस को रेगुलेट करे सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और उसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बोले कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी चलाए यहाँ की, जिससे कि जितना क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बाहर पैसा लग रहा है इंडिया का, चाहे उसको ऐसा भी वाइट है ब्लैक है डजंट मैटर, वो अलग बात है, लेकिन सबको, सरकार को पता है कौन सा पैसा क्या है। लेकिन वो पैसा अगर इंडिया के उसमें लगेगा तो इंडिया को टैक्स भी मिलेगा, जैसे शेयर मार्केट की तरह उसको रेगुलेट करा जा सकता है। और 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे अगर क्रिप्टो मार्केट चलती है तो उसी तरह शेयर मार्केट भी अगर इंटरनेट के ऊपर या डिजिटली अगर जो ऐप्स हैं उनके थ्रू अगर 24 घंटे शेयर मार्केट में भी खरीद फरोख्त होती है तो इंडिया को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट को भी होगा टैक्स के थ्रू, और बहुत ज़बरदस्त बूम कर सकता है इंडिया। अगर 24 घंटे चलनी चाहिए शेयर मार्केट भी, उसमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, ग्लोबल मार्केट चलती है ना कहीं, तो क्या दिक्कत है, उसको भी इसी एक पैटर्न पे शेयर मार्केट के क्रिप्टो करेंसी के पैटर्न पे अगर लाया जा सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। अगर वो रेगुलेट होती है तो लोगों का विश्वास जमेगा, और आरबीआई और सेबी के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, जिस पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने। और हाँ, डेफिनेटली वी आर आल्सो कंसर्न अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसीज बिंग यूज फॉर टेरर फंडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। अगर टेरर फंडिंग में या दुनिया के किसी भी गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो भारत का पैसा भी है और कहीं ना कहीं तो उसको कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन आप लार्जली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये सोचती है, अगर ये ध्यान लगाती है कि हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है क्रिप्टोस में और टोकन्स में, इतना ज़्यादा पैसा, चाहे वो कैसा भी पैसा रहेगा तो इंडिया में ना, फिर अच्छी बात है, उनका पैसा डूबेगा भी नहीं। और फिर लोग, आपने जो टैक्स लेना वो तो ले लो, एक रेगुलेट होगा, टैक्स देगा तो फिर वो जेन्युइन मनी है भाई, टैक्स दे दिया तो फिर वाइट हो गया ना, सीधी बात है। अगर आप ये नहीं कह सकते क्रिप्टो से पैसा भी लेंगे और फिर आप उसको वाइट भी नहीं बोलोगे, जब आपने टैक्स ले लिया तो वाइट हो गया, सीधी बात है। कोई भी पैसा हो, चाहे ब्लैक मनी कहते हैं उसे जो टैक्स ना दिया हो, अगर आप टैक्स दे रहे हैं किसी के पास अगर 1 करोड़ है वो दे रहा है टैक्स, तो दिक्कत क्या है, फिर वो वाइट है, बाकी पैसा उसको इस्तेमाल कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में, वो पूरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा सकता है, उससे इंडिया ग्रो करेगा। वाइट मनी बन जाएगा तो वो सारा पैसा वो ग्रो करेगा, इंडिया के इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत सारे जॉब मिलेंगे लोगों को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट। अभी तो ब्लैक मनी पड़ा है, चोरी छुपे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर के क्रिप्टोस में इस्तेमाल कर देते हैं, उससे नुकसान होता है हमारे देश को, बहुत सारा पैसा हमारा बाहर जा रहा है। और बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो चुके हैं, काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन्स और ये सब फ्लॉप भी हो चुके हैं। सिंगापुर के बिजनेसमैन की स्टोरी आपको पता ही है क्या हुआ था, उसमें कई सारे क्रिप्टो जो टोकन्स थे, जो कॉइन्स थे, वो फ्लॉप हो गए और खरबों रुपया पूरी दुनिया से डूब गया, उसको कोई पकड़ने वाला भी नहीं। लेकिन हाँ, सेबी और अगर आरबीआई से कंट्रोल होंगे, हमारे एक्सचेंज होंगे और हमारे अगर इंडियन के भी कॉइन्स वहाँ होंगे तो आई एम श्योर कि वो पैसा वापस आ सकता है। बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है शेयर मार्केट से भी ज़्यादा बाहर के देशों के अंदर, बाहर के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वापस हमारी मार्केट में आएगा, हमारे देश में इस्तेमाल होगा, हमारे एक्सचेंज में रहेगा। वो जनता हमारे देश को टैक्स भी देंगे
हमारा देश ग्रो करेगा। गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, प्लस जो बाकी पैसा बचा है उसका टैक्स देने के बाद में उसको वो इस्तेमाल कर पाएगा इंडियन इकॉनमी के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर। बहुत बड़ी बात होगी अगर कर सकेंगे तो ये। लेकिन आई थिंक वी विश देम ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट करे ऐसा कुछ। इसके अलावा हम बात करते हैं, उसमें मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी का जो वो था, उसके अंदर उन्होंने तमाम बातें करी और इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स भी थे, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, बहुत सारे, वो बहुत उत्साहित थे पीएम की बात सुन के। उसके बाद में हम आते हैं जल्दी से हैंगिंग गार्डन, जो मुंबई का दूसरी न्यूज़ के अंदर, हैंगिंग गार्डन जो बॉम्बे का फेमस हैंगिंग गार्डन था, उसके नीचे जो पानी का रिजर्वॉयर था उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, ख़राब हो गया था कुछ, उसकी जो छत वगैरह पे जो रूफिंग जो अंदर था वो पुराना हो गया, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से 7 साल के लिए उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए और ओवरऑल पूरा रीशेप करेंगे मेरे ख्याल से। अगर वो जब करना ही है तो पूरा का पूरा रीडिज़ाइन कर देंगे, काफ़ी सारे पेड़ भी कटेंगे उसमें, काफ़ी सारे रिलोकेट करे जा रहे हैं प्लांट्स और पेड़ वगैरह, क्योंकि वो चाहते हैं कि बचते भी रहें पेड़ वगैरह, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी करना है। और ज़रूरी है कि उससे काफ़ी सारे लोगों को बॉम्बे में पानी मिलता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आता है पानी और काफ़ी एरिया में पहुंच पाता है। उससे तो काफ़ी, उससे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है जब तक, लेकिन वो टेम्प्ररी, क्योंकि 7 साल का मैटर है तो 7 साल तक के लिए टेम्प्ररी अरेंजमेंट शायद डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी कि जनता को कोई दिक्कत ना हो पानी में। वो करीबन 7 साल लगेंगे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको रेनोवेट करने में, या जो भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर करीब मेरे ख्याल से उसमें 600-700 करोड़ के करीब रुपए खर्च होंगे, 700 करोड़ के करीब उसमें खर्च होंगे। और वो अभी इनिशियल स्टेज है, कितना होगा फाइनली, कितने के अंदर प्रोजेक्ट होगा वो बात की बात है। लेकिन हाँ ये है कि बॉम्बे के लोगों को फ़ायदा होगा। उसके बाद में जो टैंक है उस गार्डन के नीचे, वो जब अगर रिकंस्ट्रक्ट होगा तो पूरा का पूरा ही ऊपर का गार्डन भी तो तोड़ना ही पड़ेगा लार्जली, तो फिर वो एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन हाँ, कि अगर अच्छा काम होता है तो सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, मैं यही कहता हूँ इसमें। अब उसके बाद में लेकिन 7 साल तक के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की बात करते हैं, जो मून के ऊपर हमारा जो मिशन मून जो था हमारा, वो उसके अंदर दिक्कत आ रही है। उसको वो लंबा 14 दिन का जो एक रात होती है मून के ऊपर, उसमें माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद में वो दोबारा अब दिन हुआ है तो उसमें उन्होंने उसको रिचार्ज करने की कोशिश की, रिस्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे ख्याल से उसकी बैटरी इतनी जल्दी चार्ज नहीं हुई। और या फिर आप इसको दूसरे एंगल से, अगर लेमैन की भाषा में हम कहें कि कई बार एक साइंटिफिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीज़ें नहीं समझी जा सकती, लेकिन अगर लेमैन के हिसाब से कहें कि मेरे जैसा बंदा तो जी भैया, कोई सर्दी के अंदर कार वगैरह ठंडी हो जाती है, रात को बुरी तरह से स्टार्ट नहीं होती है, सुबह कोई बैटरी रिचार्ज होगी कैसे होगी। 14 दिन तक मून के ऊपर ठंडी पड़ी थी, वो बिल्कुल -200 के करीब पहुंच जाता टेम्परेचर वहाँ पे, बहुत है, वो बिल्कुल ही ठंडा कर दिया बैटरी को। तो उसमें एक ये होता है कि हम अगर धूप में रखते हैं कार को या पड़ी रहती है सुबह से, अगर सुबह चलाते हैं तो नहीं होते कई बार स्टार्ट, लेकिन अगर वो गर्म हो जाती है धूप में पड़ी तो शाम को स्टार्ट करते हैं तो फट से स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, ये है कि इतनी जल्दी, क्योंकि इन्होंने जल्दी से कोशिश करी तो जो थोड़ी बहुत बैटरी स्टार्ट हुई होगी वो एग्जॉस्ट हो गई होगी, फिर दोबारा स्टार्ट करी, फिर दोबारा, तो वो लगातार कोशिश करें। तो अगर वो 1-2 दिन रुक के करते कोशिश तो शायद वो थोड़ा बहुत रिस्टार्ट करने की पोजीशन हो सकती है। ये मैं लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ। कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक लेमैन के एंगल से रिजोल्व भी हो जाती हैं। तो चलिए, वो साइंटिस्ट हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे साधारण भाषा में बात करूँ कि अगर 1-2 दिन रुक के करते स्टार्ट तो शायद थोड़ी बहुत उसमें बैटरी सन से आ चुकी होती है और वो स्टार्ट हो चुका होता, शायद हो सकता है, मैं शायद लाके बोल रहा हूँ। तो इसके बाद में चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी वो स्टार्ट हो सकता है। फ्यूचर में जब भी स्टार्ट हो सकता है वो हमारे काम आ सकता है। ऑलरेडी उनके जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो के साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हम जिस पर्पज़ के लिए भेजे थे उससे ज़्यादा हम काम ले चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमने अपना पर्पज़ पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी अगर वो स्टार्ट होता है तो हमारे लिए बेनिफिट है, उसमें फ्यूचर रिसर्च के लिए काम आ सकता है वो, और बहुत बड़ी बात होगी अचीवमेंट अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो। उसके बाद में हम जाते हैं कि AIADMK जो तमिलनाडु की जो पार्टी है वो एनडीए से एग्जिट मार चुकी है और उसके पीछे पुलिस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन AK अन्नामलई को जिम्मेवार समझा जा रहा है। और उसके बीच में उससे काफ़ी गड़बड़ ये मानी जा रही है कि यार ये एनडीए टूटने लगा है और उसको विपक्ष को डेफिनेटली भुनाना चाहेगा। उसके बाद हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आज जो पहले तो वहाँ के पाकिस्तान के लोग, काफ़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वो लोग बोलते रहे हैं, काफ़ी हमने उनके जवाब भी दिए हैं, लेकिन आज EAM जयशंकर जी जो हमारे
फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनरल असेंबली को, यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया और उन्होंने जो राइजिंग, उनके ऊपर बात करी, जो राइजिंग टेंशन्स हैं कनाडा के साथ में, और जो खालिस्तानी लोग वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमारे देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं, उसके बारे में, और कहाँ उनको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो छूट दी जा रही है किसी भी देश के खिलाफ बोलने की, और कोई हदें पार करी जा रही है। उसमें हद ये होगा कि पन्नू जैसे टेररिस्ट ने हिंदुओं को बोल दिया कि वहाँ से पलायन कर ले, वहाँ से चले जाए, उसी में बेहतरी है। सेम वही पैटर्न 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर कहा गया था, जो कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए कहा गया था, उससे पलायन शुरू हो गया था। और आज वैसा ही डर और भय जो हिंदू लोग रहते हैं कनाडा के अंदर, उनके अंदर भी फैलता जा रहा है वो। लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे जो वहाँ के जो ब्रिटिश कोलंबिया या दूसरे कई जो सेनेटर्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ के कैनेडियन जो ओरिजिनल मूल के वहीं के लोग हैं, ब्रिटिश मूल के कह सकते हैं उनको, वो लोग भी हिंदुओं के फेवर में आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हिंदुओं के फेवर में आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये संदेश गलत जा रहा है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि उन पर एक प्रेशर बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो हमारे एनराइज लॉबी है, उन्होंने जो प्रेशर बनाया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, उसके बाद में वो एक असर ज़रूर देखा गया कि वहाँ पे जो टेररिस्ट निजर या उससे संबंधित जितने भी खालिस्तानी समर्थक जो पोस्टरबाजी हुई थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, तो हटाने शुरू कर दिए, उनको गिराने शुरू कर दिया। हमने देखे, वो वीडियोस आपको उपलब्ध हैं, आप उनके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। उन तमाम उनको वीडियोस को हटाया जा रहा है, वहाँ उनको पोस्टर्स को, होर्डिंग को हटाया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप विश्वास, एक भरोसा, एक ट्रस्ट जो हिंदू लोगों के अंदर वहाँ पे जो डर भय बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए एक विश्वास बहाली होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मत सोचिए कि सिर्फ कनाडा के सिख लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ की इकोनॉमी के अंदर, बाकी लोग भी करते हैं, और बाद में और भी गड़बड़ हो सकती है। अगर विड्रॉ करने लगे ना, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स विड्रॉ हो जाएंगे, कनाडा बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। और ऑलरेडी अमेरिका ने ये बात साफ बोल दिया, उनके जो एक्स ऑफिसर्स हैं पेंटागन के, उन्होंने भी बोला ये बात कि अगर कभी ये नौबत आती है कि अमेरिका को ये चूज़ करना पड़े कि कनाडा और इंडिया के बीच में से किसको चूज़ करेंगे, तो वो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि हम इंडिया को चूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ हैं, जो साउथ वेस्ट एशिया के अंदर, और चाइना का जो बढ़ता हुआ वहाँ पे रोब है, उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए चाइना को इंडिया का रोल बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसको, इंडिया को हम खारिज नहीं कर सकते, इंडिया को नेगेट नहीं कर सकते, इंडिया को साइड लाइन नहीं कर सकते, हम ब्रश साइड नहीं कर सकते कि इनको साइड कर दें और कनाडा की बात करें। वो डेफिनेटली उन्होंने एक बात और कही कि कनाडा की जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर दो दोस्तों में चुनना पड़ेगा, हम इंडिया को चुनेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक संकेत दिया कि जस्टिन ट्रूडो, पॉसिबल है कि एक ऐसी एक हवा भी चलने लगी है वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के ख़िलाफ़ में कि ये सही से कनाडा को नहीं हैंडल कर रहे हैं, और उनका एग्जिट हो सकता है, वो जा सकते हैं, इस बार नहीं चुनी जाएगी, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में शायद वो हार जाएं। तो उन्होंने, अमेरिका के जो एक्स ऑफिसर है पेंटागन, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ये हो सकता है इसको, तो अगर ये हार जाते हैं, दूसरे आएंगे, नए प्रीमियर आएंगे, तो उनको नए प्रधानमंत्री को मैनेज कर लेंगे बाद में। लेकिन अगर अभी ख़राब हो गए इंडिया के साथ रिलेशन, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरा ग्रुप है रशिया और चाइना का, वो इंडिया को अपनी तरफ मिलाने के लिए, अलायंस करने के लिए पहले ही लगातार कोशिश करी जा रही है, अलग अलग मंच के ऊपर, ब्रिक्स में भी और दूसरे भी अलग अलग मंच में। तो उसमें वो काफ़ी घबराए हुए हैं कि किसी भी कीमत पे इस जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कनाडा के अंदर, उसके अंदर इंडिया अमेरिका का रिलेशन अफेक्ट नहीं होने चाहिए। उन्होंने जल्दी से रिपेयर करने की कोशिश करी है इस चीज़ को, और एक संकेत दिया है भारतीय गवर्नमेंट को कि आप घबराइए मत, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और वो उसका असर, इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेशर, और अमेरिकन लॉबी जो है, जो चाहते नहीं किसी भी कीमत के ऊपर, जो एक बैंड जो इंडिया का अमेरिकन लॉबी की तरफ हुआ है रिसेंट टाइम में, और स्पेशली आप कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट के समय के अंदर, तो वो वापस नहीं चाहते वो टिल्ट को, वो रशिया की साइड, रशिया में हमारी दोस्ती है अभी भी, लेकिन वो चाहते नहीं कि वो लॉबी उधर स्ट्रांग हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फेवर करा कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे जयशंकर जी ने इतना ज़बरदस्त यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि कुछ लोग टेररिज्म को सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, कि जब चाहे तो डेवलप कंट्रीज़ वो सोचती है कि चलो जी बोल लो, जब चाहे चुप हो जाओ। जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सनल इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होते हैं, तो वो उसको टूल नहीं देते हैं। डजेंट मैटर कि दूसरी कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा गलत परिणाम निकलता है टेररिज्म का, बर्बाद हो रहे हैं, लगातार मिलिटेंट्स एंटर कर रहे हैं दूसरे देशों से, हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे
हमारे जवान मर रहे हैं, तो उसको डेवलप कंट्रीज़ को इतना खास उनसे असर पड़ता नहीं, जैसा कि संकेत देते हैं। उन्होंने कभी भी टेररिज्म को इतना सीरियस इशू नहीं माना एज़ फार एज इज़ अफेक्टिंग अदर कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक नाटो कंट्रीज़ में नहीं होता तब तक वो कोई एक्शन लेते नहीं। दूसरा कोई किसी को मार रहा है तो मारने दो, डजंट मैटर, वो अपनी पॉलिसीज़ पे सेंटर रखते हैं। इसके ऊपर जयशंकर जी ने बहुत ज़बरदस्त आज स्पीच दी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, उनकी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए इस विषय के ऊपर। और वो नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑफिसर्स, एक्चुअली मिनिस्टर्स फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट के बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं, जिनको हम चाहेंगे कि अगर वो फ्यूचर के अंदर अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वी रियली डेफिनेटली वेलकम दैट। उसके बाद में हम आते हैं एक और न्यूज़ में, जल्दी कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें शॉर्ट लंबा खींचने का बहुत गड़बड़ होता है। तो उसके बाद ही हम आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, जो अभी बेंगलुरु बंद जो हुआ है इंडिया के साउथ इंडिया के अंदर, जो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है, जो वाटर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर जो 5000 क्यूसेक वाटर जो तमिलनाडु को देने की जो बात हो रही है, ये डिस्प्यूट है, कावेरी डिस्प्यूट काफ़ी समय से चलता रहा, नेशनल कमीशन के अंदर भी चलता रहा, उसके लिए कावेरी डिस्प्यूट कमीशन बना। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट्स के अंदर इशू के ऊपर बात हुई है, और ये माना जाता है कि जितने भी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या होना है। तो ये जो बेसिकली जो पानी, जो कावेरी का जो उद्गम स्थान बताते हैं, वो बताते हैं कि कर्नाटक से ही है वो, लेकिन डजंट मैटर कि कर्नाटक से है तो कर्नाटक वो पानी यूज़ कर सकता है। इस पर डिबेट है काफ़ी, और ऑलरेडी ये डिबेट रिजोल्व हो सकता है, हो चुका है, और गवर्नमेंट का और कोर्ट का, जुडिशरी का ये ऑलरेडी ऑर्डर है कि कोई भी इसको सभी मिल के शेयर करेंगे पानी को। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तमाम एक पॉलिसी चला रखी है कि पूरी नदियों को जोड़ देंगे तो पूरे देश के अंदर पानी जाएगा, सिंचाई के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, और पूरा देश विकास की तरफ बढ़ेगा आगे। और बहुत सारे फार्मर्स को पानी नहीं मिलता है, वहाँ सुसाइड करते हैं, सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, वो इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा इस देश की तो सभी जगह पानी पहुँच पाएगा, लेकिन कई राज्य ऐसा कहते हैं कि उनके पास नदी है, उनसे निकली है तो पहले वो भरेंगे पानी, उसके बाद बचेगा तो देंगे। इस पे डिबेट हो रहा है काफ़ी, मतलब डिबेट क्या, बवाल मचा हुआ है। आज की डेट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे कावेरी नदी के पानी 5000 क्यूसेक पानी देने के लिए तमिलनाडु को, इस पे बवाल मचा हुआ, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया। और एक्चुअली ये पानी 4 स्टेट के अंदर, एक पांडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बीच में शेयर करा जाता है, और उसके अंदर कोई बवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग हैं वो तो करते ही हैं। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो बीजेपी भी प्रोटेस्ट में कूद गया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी कूद गई है वहाँ प्रोटेस्ट के अंदर, और एनजीओज वगैरह तो होते ही हैं प्रोटेस्ट के अंदर। उसमें उसका असर क्या देखा गया बेंगलोर बंद के अंदर, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि बेंगलोर बंद के अंदर सेंट्रल बेंगलोर जो है उसके अंदर असर दिखा है। दुकानें बंद रही हैं, कुछ पंगा ना हो जाए, दुकानें ना तोड़ दे, इसलिए उन्होंने लार्जली बंद रखा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चलता रहा है, और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो खुले रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं मानती ना, बंद को क्या लेने देना, गवर्नमेंट कैसे ठंडी बैठ जाएगी। तो वो एक चीज़ है कि उसका आधा मिला जुला असर हुआ है, कोई खास असर हुआ नहीं है उसके अंदर, और प्रोटेस्ट लेकिन अभी भी जारी हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और न्यूज़ के ऊपर, राघव चड्ढन परिणीति चोपड़ा की न्यूज़ के ऊपर। मेरे को आई नो कि इट्स अ डिफरेंट न्यूज़, लेकिन हाँ इस पे बवाल जो मचा हुआ, शादी तो ठीक है तुमने कर ली, लेकिन जो उन्होंने एक इनकम टैक्स जो रिटर्न भरने का जो इन्होंने वो दिखाया था पेपर, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि उनके पास 36 लाख पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख रुपीस हैं टोटल। और जो राज्यसभा की जो मेंबरशिप के लिए जो उन्होंने जो फॉर्म भरा था, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी दिखाई थी वो करीब 50 लाख के करीब, 45 से 50 लाख के करीब दिखाई थी उन्होंने, कि ये टोटल मनी है उनके पास। 2018 के अंदर रवीश कुमार जी ने जो उनका इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि मैं एज पर एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब नेता हूँ, और जो वो हैं क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर बीजेपी के सबसे अमीर नेता हैं। तो उन्होंने बोला था, मेरे कमेंट उनका, रवीश कुमार जी का तो कमेंट बोलने का स्टाइल ही अलग है, तो उन्होंने बोला था आप सबसे गरीब हैं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं सबसे गरीब हूँ एज़ पर एफिडेविट। तो लेकिन एफिडेविट की वो पोल खुल गई, अभी उनकी शादी हुई है परिणीति चोपड़ा के साथ में, फिल्म स्टार हैं वो,
और उदयपुर के अंदर उदय पैलेस के अंदर जो राजा महाराजाओं का जो महल था उसको कन्वर्ट करके एक 7 स्टार डिलक्स सुपर बना दिया है उसको। उसका एक रूम का किराया सबसे सस्ता रूम 45,000 रुपये का पर नाइट का है, दूसरा 75,000 रुपये पर नाइट का है और तीसरा 1,35,000 का है। लेकिन जो इन्होंने लिया है वो बता रहे हैं न्यूज़, जैसा कि न्यूज़ के अंदर आ रहा है लगा तमाम जगहों के ऊपर, वो बता रहे हैं कि एक ही रात का 10 लाख रुपए उसका किराया है और कितने दिन रुके हैं वो, और तमाम गेस्ट भी रुके हैं वहाँ पे, 100-150 गेस्ट भी आए होंगे शायद वहाँ पे, इतने लोग तो आए होंगे पूरे, और तमाम लोग आए हैं वहाँ पे। उसमें खर्चा भी है, दूसरा इधर उधर का 50 खर्चे हैं, तो बताया जा रहा है कि करीब 5-10 से लेके हो सकता है 15 करोड़ तक खर्च हो गए हों। लेकिन अभी उस पर बवाल मचा हुआ है कि आखिर इनके पास इतना पैसा कैसे आया। तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बोला कि ये तो हो सकता है परिणीति चोपड़ा का हो। तो भैया परिणीति चोपड़ा का पैसा भी आप लगाएंगे तो दहेज की कैटेगरी में आता है, और दहेज इंडिया में लेना और देना दोनों जुर्म है और एक अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो उसमें भी ये फंस जाएंगे। दहेज के अंदर ये अरेस्ट हो सकते हैं दहेज लेने के लिए या दहेज देने के लिए, और वो आप ये नहीं कह सकते कि हमने परिणीति के पैसे लगा रखे हैं हमने। तो ये आप दोनों तरफ से फंसेंगे। ये बोलेंगे कि इनका ही पैसा है तो आपने ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया पहले, आप बोल रहे हैं। तो एक किसी सज्जन से हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि लंदन के अंदर उन्होंने एक सीए की फर्म खोली हुई थी। वो बता रहे थे कि वो उसी समय लंदन में थे। मेरी दूसरी उसमें वीडियो में हमने बताया, डिटेल के अंदर उनका इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने बताया उन्होंने कि वो लंदन में सीए फर्म खोल रखे। तो एक बार 1 साल का ही इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 30 करोड़ रुपये उन्होंने वो दिया था, उसका टैक्स दिया था वहाँ की गवर्नमेंट को। अब बात होती है कि चलो था पैसा तो डिक्लेयर तो करना चाहिए ना। आपका पैसा है, मान लिया आपने कमाया, अगर ईमानदारी से कमाया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आप डिक्लेयर करते हो कि हमारे पास 36-37 लाख हैं और हमारे पास 50 लाख हैं और आप खर्च करते हो करोड़ों, तो वो ईडी तो छापे मारेगी ना भैया। तो फिर ये बोलोगे कि बीजेपी ने छापे मारे तो गलत बात है। आप हरकत आप करोगे तो फंसोगे भी आप ही। तो ये तमाम डिबेट है, अभी बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर। हम उसके बाद में दूसरे इशू पे आते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं। उसमें ओबीसी की महिलाओं को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करा गया है, और ये शायद हो सकता है बीजेपी की एक पॉलिटिकल एक ट्रिक हो सकती है, चाल कह सकते हैं उसको, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि जैसे ही शोर मचेगा ज़्यादा इलेक्शन के समय उनको भी जोड़ के, अभी 33% है तो उसको 50% के करीब कर दिया जाएगा, जो कि तमाम एक्टिविस्ट और तमाम लोग जो बोल रहे हैं कि 50% महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण, क्योंकि अगर उनकी 50 आधी आबादी है तो आधी आबादी को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं, हम तो कहते हैं 60% दीजिए उनको, क्योंकि वो माँ भी है, वो जन्म भी देती है आदमी को, तो उनका 60% हक है। वो तमाम रोल अदा करती है महिलाएँ इस देश के अंदर। देश की तरक्की के लिए आप जाएंगे पूरे बैंक, आप गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके और आप नॉर्थ में चले जाइए, कहीं चले जाइए, महिलाएं काम करती मिलेगी आपको। पूरे देश को कंधे पे अपने रख के चलती है, और वो एक महिला एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, सब कुछ है वो। और वो सबसे बड़ा चीज़ है जो आदमी नहीं कर सकता, वो माँ है। वो आदमी को जन्म देती है, उसका काम बहुत बड़ा है इस पूरी सृष्टि को चलाने में। तो उसको हमारे हिसाब से तो हम कहते हैं 60% दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन बौखला जाएंगे सारे नेता आपस में मिले हुए, उन्होंने सिर्फ 33% की बात करी। आई एम सरप्राइज। जो बड़ी बड़ी बातें विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ 33%। कितना छोटा इनका फ्रेम है और कितना छोटा चित्र है इनका, ये सोच लीजिए आप। बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी कहते हैं बड़ा फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जितना बड़ा फ्रेमवर्क उतना ही बड़ा चित्र बनेगा विकास का। अरे ये भी तो विकास का चित्र है आपका, देखो छोटा सा 33% का। आप 50% भी नहीं दे पाए इनको। वो आपकी माँ भी है, रोते दिखते हैं आप हर जगह माता के नाम पे, मेरी माँ, कितना पॉलिटिसाइज करते हैं आप उस चीज़ को। और 33%, मैं क्या बोलूँ, मेरी सरकार होती तो मैं 60% दे देता हूँ, 50% तो दे ही देता है। चलो ठीक है, वक्त बताएगा बाद में। लेकिन अभी फिलहाल है ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया। उसके ऊपर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया, जबकि वो कह रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी डिमांड है। लेकिन उनसे बोलने से पहले ही, बिल पास होने से पहले ही एक्टिविस्ट लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। और तमाम चैनल पर जो एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार लोग हैं, उन्होंने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार शोर मचाया था कि ओबीसी की औरतों को उसमें इंक्लूड नहीं करा जा रहा। ये हो सकता है बीजेपी की चालों बाद में इसको इलेक्शन के नज़दीक में आके, क्योंकि 55% ओबीसी वोट है इंडिया के अंदर, और उनको एकदम से उन्होंने 15% दे दिया, 15, 16, 17% बाद में जाके इलेक्शन के समय, तो डेफिनेटली वो इलेक्शन जीत सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल हो सकता है। ये अभी ड्रामा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी क्रेडिट ले, ये दोनों पार्टी कैसे ही करते हैं, बीजेपी कांग्रेस की क्रेडिट लेने की दौड़ है सबके अंदर कि हमने करा। ठीक है,
चलो करो तो सही, क्रेडिट ले लो यार, काम तो करो ढंग से। तो अभी उसके बाद लेकिन राहुल गांधी तो ज़बरदस्ती ढपली बजाने लग जाते हैं, किनको तो कोई डिमांड किन्हीं की होती है, लोग कोई बोलते हैं। हम तो पिछले कितने सालों से बोलते आ रहे हैं 50% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए विमेन को। कितने फेसबुक हमने पेजेस बनाए हुए तब से ही, देख लो आप जाके वहाँ पे। ये हम बोलेंगे हमारी डिमांड थी जो आज गवर्नमेंट ने मानी है, उससे पहले क्यों नहीं माने, अब हम भी कह सकते हैं, लेकिन चलो को हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, आप ले लो क्रेडिट, अच्छा काम करो। उसके बाद हम जाते हैं एक और जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसके अंदर अमेरिकन डेलीगेशन विजिट्स पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको अमेरिकन डेलीगेशन विजिट कर रहा है। और यूएसएनवाई ने कहा है कि हम तो कश्मीर में G20 के जो प्रोग्राम हुए थे, हम तो कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पे भी गए थे, हम तो इसको बड़ा बवाल मचाने की कोशिश ना करो। अब इसको आप अलग तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग हमारे जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट साइड के, उन्होंने कहा कि इस अ काइंड ऑफ नीडलिंग, एक्चुअली नीडल कर रहे हैं आप इंडिया को, कि एक तरफ आप अगर इंडियन गवर्नमेंट ने आपको G20 मीटिंग्स के अंदर अगर कश्मीर में बुलाया, तो दूसरी तरफ आप पीओके में जाके एक अपीसमेंट एक जो थ्योरी है कि पाकिस्तान को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भी हमारे साथ कभी ज़रूरत पड़े तो हम, ये भी हमारा, इंडिया भी हमारा, चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप की। तो ये कहानी है अमेरिकन लोगों की। ये लोग पूरा गैंग ऐसा ही है इनका, ये कभी इधर झुकते हैं पूरी तरह, कभी किसी का बेनिफिट नहीं करते। अगर ये चाहे अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करे, और अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ जितना भी जिहाद और टेररिज्म है ख़त्म हो सकता है, डेफिनेटली ख़त्म होता है। एक महीने में क्या मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ते में अगर अमेरिका एक चिल्ला के बोल देना, 2 दिन में चेंज हो जाएगा सारा का सीन। 2 दिन में, पहले दिन ये बोलेंगे अमेरिका के बंदे सब टेररिस्ट को उठा के जेल में नहीं, आप हमारे हवाले करो, या आप इंडिया को दो, जो उनके जो क्राइम करके आए उनको वो इंडिया को दे, या उनको जेल में डालो। अभी सारे जितने भी टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है कुछ ही दिन के अंदर अंदर वहाँ पे। लेकिन अमेरिकन और नाटो कंट्रीज ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती हैं कोई बात नहीं, इंडिया को भी पिन करते रहो, इनके भी डंडा देते रहो, और उधर भी। ये डबल नीति जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है वो ऐसे ही करते हैं तमाम लोग, कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ऐसा मेरा, वैसा मेरा, ठीक है, जिधर मर्जी लुढ़क जाओ। तो वो गुंजाइश रखते हैं हर तरफ से। तो ये मेरे को लगता है कि वो जानबूझ के गया डेलीगेशन वहाँ पे, या फिर पाकिस्तान ने बोला होगा आप भी आइए हमारे यहाँ। G20 तो करने की औकात नहीं है उनकी पाकिस्तानियों की, तो जो चलो ठीक है ऐसे ही बुला लो उनको, इंडिया को तंग तो करें। तो अभी इसके बाद में हम जाते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर। नासा का जो फर्स्ट एस्ट्रॉयड जो सैंपल लेके आया जो अर्थ के ऊपर, उनका एक स्पेस क्राफ्ट था नासा का। जो एस्ट्रॉयड्स आते हैं ना हमारे धरती की तरफ, उनकी वो स्टडी करते हैं, काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। उन एस्ट्रॉयड के अंदर बहुत ही कीमती मिनरल्स मिलते हैं, कई सारे। तो ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर एक स्पेस वॉर हो सकता है फ्यूचर के अंदर। जिस तरह से दौड़ है स्पेस के अंदर, तमाम देश के लोग पूरी दुनिया के अंदर आना चाहते हैं। इंडिया भी एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और गगनयान भी भेजना चाहता है मानव के साथ में अंतरिक्ष के अंदर। और तमाम दौड़ है ये दुनिया की। और वो अभी क्यों है ये दौड़, वो इस वजह से है कि जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, और या दूसरे जो नेबर के अंदर हमारे जो मून हो गया, या दूसरे मार्स हो गया, दूसरे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स मिल सकते हैं जिनकी अर्थ पे, हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। बहुत कीमती हैं, वो बहुत कीमती हैं। जैसे हीलियम-3 की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो उससे 1 किलो हीलियम-3 से 6 महीने तक का बिजली बनाया जा सकता है। इंडिया को जितनी रिक्वायरमेंट है वो 6 महीने की पूर्ति कर सकता है सिर्फ 1 किलो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कीमती हो सकती है वो खनिज। तो यही दौड़ है कि स्पेस के अंदर जाओ, और जो पहले जाए झंडा गाड़ो, और मिल जाता है तो समेट के किसी तरह से भर के ले आओ। और यहाँ पे तो वाह वाह हो जाएगी। इसी चक्कर में उन्होंने स्पेस को प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दिया है, हमारे देश के अंदर ओपन कर दिया गया है, जिससे कि हमारी जो प्राइवेट जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करें अपने, जैसे एलन मस्क कर रहा है उसी तरह अपने उससे जाएँ चाँद पे। अगर चाँद पे मिल गया, कर तो रहे गवर्नमेंट के खर्चे पे, पता लग जाएगा तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज फ़ायदा उठाएंगे उसको। राइट सर, होना नहीं चाहिए ना, होना ये चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, वो ही लेके आए और वो इस्तेमाल करे। लेकिन प्राइवेट लोगों को भेजोगे तो वो भी तो इकट्ठे कर करके लाएंगे भर भर के। जैसे माइनिंग यहाँ पे करते हैं, वहाँ भी शुरू कर देंगे वो माइनिंग, फिर वो स्पेस से लाएंगे यहाँ पे खूब दबा के बेचेंगे, और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत हो जाएगा फिर, ठीक है ना, भारत माता की जय हो जाएगी। लेकिन वो आप समझ गए हैं, अड्डानी अंबानी दमानी।
तो उसके बाद हम बात करते हैं एक और, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो यूएस ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था, एक ट्यूब भेजी थी जो एस्ट्रॉयड आ रहा था जो अर्थ की तरफ, उसकी तरफ भेजा था उन्होंने वहाँ से कुछ मिट्टी अपनी तरफ खींच के लाया वो, और सक्सेसफुली लैंड भी कर गया। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। इंडिया को भी करना चाहिए इसी तरह का कोई मिशन, और उनको भी तैयार करने चाहिए इसी तरह की जो जो क्या बोलते हैं वो ट्यूब, और जो भी बोल सकते हैं इसको, जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए वो एस्ट्रॉइड से या कहीं से भी लेके आते हैं। मिट्टी खींच के लाया, 250 ग्राम के करीब मिट्टी खींच के लाया वो, और वो जल्दी से जल्दी अमेरिकन चाहते हैं कि वो कहीं यहाँ की मिट्टी के साथ मिक्स होकर अगर मिल गई तो उससे रिसर्च में एक बाधा पड़ेगी, रिसर्च का रिजल्ट कुछ और ही आ जाएगा अगर उसमें दूसरी मिट्टी मिक्स हो गई तो। इसलिए वो उसको पॉल्यूट होने से बचा रहे हैं जल्दी से, और उसको जल्दी से जल्दी रिसर्च करना चाहते हैं कि उसमें कौन से मिनरल्स हैं उसके अंदर। अगर ऐसा पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे उल्कापिंड्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं धरती की तरफ, उनको बाहर से कैसे उसमें अगर किसी ऑर्बिट में है या कहीं है, किस कोई तो चीज़ है कहीं तो घूम ही रहे ना वो, तो उसके अंदर वो अपने यान या एयरक्राफ्ट भेज के और लेके आ सकते हैं। क्या कोई कीमती चीज़ मिल सकती है उनको इसी तरह की? तो इसके ऊपर दौड़ है लगातार, अभी बड़ी स्पीड हो गई है अंतरिक्ष की दौड़, तो इस पर तमाम देश लगे हुए हैं और ये सक्सेसफुली कर दिया है उन्होंने। वो ट्यूब वापस आ गया है और लैंड भी कर गया वापस आके। बड़ी अचीवमेंट है अमेरिका की, नासा की। इसके बाद हम आते हैं कि फ्रांस के जो लीडर हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो चाहते हैं कि एक चाइना के खिलाफ एक ऐसी फाइट जिसमें $900 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा। और वो आज की जो हालात है जिसमें जो जिस तरह से चाइना रशिया के साथ उनका जो, और नॉर्थ कोरिया का जो जो एक ग्रुप है, और उसमें ईरान भी शामिल है और तमाम इंडिया को भी चाहते हैं वो शामिल करना उसके अंदर, तो वो एक ऐसा एक लॉबी बनती जा रही है। वो चाहते नहीं नाटो कंट्री कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर ऐसा हो, तो उसके लिए एक चाइना के साथ फाइट, जैसा कि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करा है पूरे यूरोप के अंदर चाइना ने, वो अफ्रीका में भी किया हुआ है, लैटिन अमेरिका में भी किया, बहुत सारे देशों के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करा हुआ है। तो उसको रोकने के लिए चाइना के खिलाफ एक ऐसा पैकेज बनाना चाहते हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें यूरोप से वो चाहते हैं कि $900 बिलियन की जो उसके अंदर योजना के अंदर वो इन्वेस्टमेंट हो यूरोप की पूरी, और सब मिलके चाइना को काउंटर करें। एनकाउंटर नहीं, काउंटर, बैलेंसिंग। लेकिन आज सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ इससे हो सकती है, जो आज मौजूदा हालात हैं उसके अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट, भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे चाइना को अंडर प्ले करा जा रहा है या डाउन करा जा रहा है या अंडर रेट कह लो या जो भी कह लोगे, उसको एक तरह से साइड करा जा रहा है। तो वो तमाम जो आप जानते हो इंटरनेशनल जो सिचुएशन अभी चल रही है, रशिया के साथ उनकी नज़दीकियाँ, और जो ताइवान के साथ जो पंगा चल रहा है उनका, जापान के साथ, तमाम बातें, और अमेरिका तो चिढ़ता ही है, नाटो कंट्री उससे चिढ़ती है चाइना से। उन सब को देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसी हालात में जो ग्लोबल मार्केट जो क्रिएट हो रही है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, चाइना का ऑल्टरनेटिव कौन? तो उसमें इंडिया होना चाहिए, इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। जो करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया के अंदर जो अवेलेबल है, कंडीशंस हैं, वो ऐसी हालात तैयार हो रही हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस तैयार हो रहे हैं, उसके लिए इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया दुनिया को बताए कि चाइना नहीं हम हैं, हम आपूर्ति करेंगे पूरे दुनिया की ज़रूरतों की। लेकिन अमेरिका उसको, और नाटो कंट्रीज़ भी अलग अलग देख रहे हैं उसको। अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है, अमेरिका खुद कोशिश कर रहा है कि क्या चाइना का जो रिसोर्सफुलनेस है, जो वहाँ के जो हम चीज़ें उनसे लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है या उनकी स्किल्स हैं, उस तरह की चीज़ें हम यहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह, क्या हम, पहला तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों के अंदर ऐसा हो जाए, फैक्ट्रीज बन जाए, किसी दूसरी कंट्री पे हम निर्भर ना हो। दूसरा चांस ये बना जाए, क्या इंडिया हो सकता है? अगर इंडिया और चाइना में चूज़ करना पड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वो हमेशा इंडिया को चूज़ करते हैं। उनकी तमाम अच्छाइयाँ हैं इंडियन के अंदर, यहाँ का सिस्टम, लीगल सिस्टम जो है पूरी तरह करप्ट नहीं है, और वहाँ तो हार ही जाते हैं केस चाइना में जाके वो, तो बुरी हालत है वहाँ तो। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे, तो इसलिए वो इसको अगर चाइना और इंडिया से चूज़ करना पड़े तो नाटो कंट्री तमाम इंडिया को चूज़ करती हैं, तो इसलिए। लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार है क्या, ये प्रॉब्लम है। इंडिया क्या इस जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, उसका ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है एक बहुत बड़ी, उसके उसी के दम पे मोदी जी शायद देख पा रहे हैं उस चीज़ को, और वो समझदार हैं। एक गुजरात जैसे स्टेट से हैं तो वो जानते हैं बिजनेस के अंदर कि क्या होने जा रहा है इस दुनिया के अंदर, तभी वो कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि हम आत्मनिर्भर भारत के जो स्लोगन है उसको सही मायने में समझे भी, स्किल इंडिया पे भी जोर दें, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दें, उन तमाम चीज़ों को फाइननेस के साथ में दुनिया को क्वालिटी एंड
प्राइस, दोनों चीज़ें बेस्ट दें हम अपनी, और टाइमली डिलीवरी दें उन प्रोडक्ट्स की, तो हम शायद ग्लोबली एक रिकग्निशन बन सकते हैं, एक ऐसी फोर्स बन सकते हैं जो दुनिया में विषय गुरु बन सकती है। ना सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इकोनॉमिक विश्व गुरु भी बन सकती है। बहुत फ़ायदा, इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इंडिया खाली मेक इन इंडिया के ऊपर रहेगा तो दिक्कत है। मेड इन इंडिया पे आए, इंडिया आत्मनिर्भर भारत को एक मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट में अगर पूरी तरह लाएं तो उसको स्किल इंडिया पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लोग तैयार हैं, हमारी वर्कफोर्स तैयार है कि जो बनाने के लिए तमाम जगह। तो अगर हाँ ये है कि अगर इंडिया देता है वो सब कुछ अच्छी क्वालिटी के साथ, चाइना की तरह अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट के ऊपर देता है, या उससे थोड़े से ज़्यादा भी देता है चाइना के रेट से भी, तो भी ले लेगा वो, यूरोप और अमेरिकन लॉ भी ले लेगी वो इंडिया से। लेकिन टाइम पे बनाए, अच्छी क्वालिटी भी बनाए, ये नहीं ख़राब कर दे क्वालिटी और क्वालिटी भी धक्का मार दे और सब कुछ ख़राब। लेकिन आई होप, थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड, वी होप दैट इंडिया विल फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, और यहाँ पे बिजनेस का विस्तार हो, भारत को फ़ायदा हो, हमारा देश तरक्की करे, हम तो यही चाहते हैं। तो उसके अलावा लेकिन जो पूरी दुनिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये भी देख रही है कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया जो सी है, उसके चारों तरफ जो देश हैं, इंडोनेशिया से मलेशिया, फिलीपाइंस और जो ताइवान वगैरह, उससे वो पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का तोड़ काफ़ी हद तक ताइवान के अंदर भी है। ताइवान की क्वालिटी चाइना की तरह ही होती है, बेहतर क्वालिटी होती है, थोड़े से उससे रेट ज़्यादा हो सकते हैं चाइना प्राइस की अगर बात करें तो, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है उससे। और जहाँ तक काफ़ी प्रोडक्ट्स के अंदर चाइना से भी बेहतर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, ताइवान के। तो आप कंपेयर कर सकते हैं उसको कोरिया, साउथ कोरिया से कंपेयर कर सकते हैं। आप उनको जापान से तो नहीं कर सकते, जापान नंबर 1 जो फाइननेस और क्वालिटी है उसमें जापान नंबर 1, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, तीसरे पे ताइवान कह सकते हैं वो। लेकिन हाँ, जहाँ प्राइस की बात आती है तो जापान और कोरिया से काफ़ी कम होते हैं ताइवान के रेट। तो इसलिए वो इसीलिए ताइवान को नाटो और अमेरिकन कंट्रीज़ घुस के बचाने की कोशिश में है कि अगर उन्होंने, चाइना ने उस पर अगर कब्जा कर लिया तो फिर उनके पास बचेगा नहीं, कहाँ से खरीदोगे, फिलीपाइंस से खरीदो, फिलीपाइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। इंडोनेशिया की जहाँ तक बात करते हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है, ऑयल से लेके बायोफ्यूल से लेके तमाम उसमें गारमेंट्स में बहुत सारे बिजनेस के अंदर इंडोनेशिया बहुत आगे आया है, लेकिन वो इतना अच्छा अभी नहीं बना कि वो चाइना की पूर्ति कर पाए। हाँ, लार्ज जितनी बड़ी कंट्री है, और आप कह सकते हो बांग्लादेश भी काफ़ी चीज़ों के अंदर खूब नोट लूट रहा है, गारमेंट्स वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में बांग्लादेश भी दबा के नोट लूट रहा है। और अभी जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अंदर उसको ऐड किया है, जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया वो, तो वो उसमें भी वो काफ़ी लीड करेगा, बहुत फ़ायदा। पाकिस्तान से तो बहुत आगे निकल जाएगा बांग्लादेश, तो अभी भी निकल चुका है काफ़ी आगे वो। तो वो जिस हिसाब से इंडिया उसको साथ में लेके चल रहा है, तो पाकिस्तान तो कहीं पे टेररिस्ट कंट्री है, पूरी ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, एंड पाकिस्तान भी और कनाडा भी अभी उसी धर्रे पे चल रहा है, वो भी बर्बाद होगा। तो अभी ये है कि जो ग्लोबल साउथ जो था उसको अगर देखते हैं तो अमेरिका के और दूसरी कंट्रीज़ का वो एक ऑल्टरनेटिव चाइना का बन के उभर रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा वो हो नहीं रहा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको वो ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी, सबको एक ही पैनल के ऊपर करें। लेकिन आज तक ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि ग्लोबल जो ट्रेड बिजनेस होता है, ग्लोबल जितना ट्रेड होता है उसके लिए एक जैसे कानून भी नहीं बनाए अभी तक इन्होंने। हाँ, कुछ कोडिड अलग अलग ट्रीटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत उसके अंडर चलता है काम, लेकिन अभी तक भी बहुत लॉस होते हैं, शिपमेंट्स वगैरह प्रोडक्ट्स लॉस हो जाते हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, कोई सिस्टम नहीं है, जस्टिस सिस्टम नहीं है, लोग जानबूझ के कैंसिल कर देते हैं, शिपमेंट पड़ा रहता है, माल सस्ते में कोड़ियों में बेचना पड़ता है, बहुत सारी चीटिंग होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। क्योंकि मैं अलग अलग कंट्री रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या होता है, बहुत बुरी तरह से चीटिंग होती है। तो अभी उसको ही नहीं सही कर पा रहे हैं। इंडिया को फ्री ट्रेड करना चाहिए दूसरी कंट्री के साथ, जैसे यूके के साथ जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे NRI समझ लीजिए, इंडियन ओरिजिन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, तो इंडिया को जल्दी से जल्दी यूके के साथ फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। वो रिपेयर इधर उधर की चीज़ें, एक दो इधर एक दो उधर मान मून के जल्दी से कर दो, बाकी बाद में करते रहेंगे, लेकिन एक बार स्टार्ट तो करो। तो यही है। दूसरा, उसके बाद में मैं आपको जो चाइना से फाइट करने के लिए 900 बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 900 बिलियन डॉलर्स का पैकेज तैयार कर रहे हैं मैक्रोन दूसरे देशों के साथ यूरोप के मिलके, और उनको हाउ टू काउंटर चाइना इन यूरोप। सो विश देम ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली इंडिया शुड प्ले अ रोल, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे बहुत अच्छा रिलेशन। हम चाहेंगे कि मोदी जी मिल के उनके साथ और एक ऑल्टरनेटिव पेश करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, इंडिया को एक ग्लोबल फोर्स की तरह आगे करें, नॉट ओनली मोबाइल्स, इन एवरीथिंग, नॉट ओनली इन डिफेंस इक्विपमेंट, इन एवरीथिंग व्हाट्सएवर। उसके बाद में हम जाते हैं तो टाटा
टाटा का, अभी हम शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं कि टाटा का आईपीओ जो इंडिया लार्जेस्ट एवर पब्लिक ऑफरिंग, ये अभी आने वाला है। उसके अंदर धमाल मचने वाला है। जो लोग सही से अगर अप्लाई करेंगे, टाइम पे अगर अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाएंगे तो, लेकिन इतनी मार्केट मची है शायद ही किसको मिलेंगे पता नहीं। जो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो लॉबी होती है उन्हीं को मिलते हैं ज़्यादातर। तो 50%, 25% जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लॉबी होती हैं, जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है या दूसरे हैं, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको दे देते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो रिटेल के जो कस्टमर्स हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। कई बार तो अगर कोई ख़रीदेगा नहीं तो वो डाउन ही हो जाएगा, तो वो पहले बड़े बड़ों को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं 50% के करीब, फिर 25% के करीब वो बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं वो लेना चाहते हैं, अमीर लोग, तो उनको देते हैं क्योंकि वो बल्क में ख़रीदते हैं। बाकी जो 25% के करीब बचते हैं वो रिटेलर के लिए छोड़ते हैं। उसमें ऐसी मार्केट मचती है कि किसी को मिलते ही नहीं, ऑलमोस्ट तो बहुत कम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, डजंट मैटर। मैं एक आपको लूप होल बता देता हूँ कि अगर आपको आईपीओ नहीं भी मिलता है, टाटा का आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और वो उसमें धमाल मचेगा। बहुत सारे लोगों के वारे न्यारे हो सकते हैं, उनकी किस्मत अच्छी होगी तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एकदम से एक ही दिन में जंप मारता है धमा। और वो क्या होता है आपको, आप सब जानते हो, जो शेयर मार्केट के लोगों सबको पता है क्या होता है। तो इसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि आईपीओ आने वाला है, और भी आईपीओ आते रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, टाटा के अभी फ़िलहाल बात करूँ कि ट्रस्टवर्दी है, अच्छी है कंपनी, और आप ग्लोबली रिनाउंड हैं। टाटा, रतन टाटा सर, और टाटा का अपना नाम है पूरे हिंदुस्तान में। कितना चैरिटी में देते हैं वो, बहुत पैसा चैरिटी में देते हैं वो लोग। तो लेकिन किस्मत की बात है, किसका आता है किसका जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक आइडिया ज़रूर देता हूँ। अगर कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, शेयर नहीं मिला, डजेंट मैटर, उसका रेट ज़रूर बढ़ जाएगा, मैं मानता हूँ। कोई चीज़ अगर 100 की है, वो हो सकता है लॉन्च होते होते वहाँ पे उसका रेट 200, 300, 400, 500, एग्जाम्पल के लिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 300, 400, 500 पहुँच गया मान लो, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में वो उतार चढ़ाव धीरे धीरे बाद में भी आता रहता है। इनिशियल स्टेज पे शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वो तब तो जंप मारता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ख़रीद लेते हैं तो रिनोन कंपनी के शेयर फिर भी ऊपर जाते हैं। मान लो अगर 100 की चीज़ 500 हो गई, वो बाद में लूप आगे नीचे ऊपर नीचे होगी 400, 300, 400, 300, फिर बाद में ये नहीं कि वो वहीं रुका रहेगा, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एकदम से बाद में भी ऊपर जाएगा, फिर वो 700, 800, 1000 भी जाएगा। तो घबराओ मत कि अभी इनको नहीं मिले शेयर, कोई बात नहीं, बाद में खरीद लो, बाद में बहुत मिलते हैं, उसके बाद भी बचे होते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी के और बुकड हो जाते हैं, ये भी बड़ी जो अच्छी कंपनी होती है उनके तो इतने ज़्यादा बुक हो जाते हैं, उतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके होते हैं कि वो बाद में मिलते ही नहीं। फिर चलो वो बात की बात है, ऑल द बेस्ट। अब उसके बाद में हम आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो बहुत अलग डिफरेंट न्यूज़ है हेल्थ के बारे में। जो क्या बोलते हैं, अनिल अंबानी के जो भाई हैं, मुकेश अंबानी के जो लड़के हैं अनंत अंबानी, वो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि उनका वेट बहुत ज़्यादा था। उनकी शादी के समय उनका वेट 100 से भी ऊपर था, बहुत भारी थे वो, और मैसिव थे, मैसिव समझ लीजिए। मैं कुछ ऐसा शब्द नहीं यूज़ करना चाहता किसी को, जो आम भाषा में तो कोई भी बोलते हैं, हाथी था, गैंडा था, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट लेकिन काफ़ी भारी थे, बहुत मोटे थे। और उनके सामने उनकी मिसेज जो शादी हुई थी तो बेचारी पतली सी लग रही थी, और वो बहुत 4 गुना जल लग रहे थे उनसे। लेकिन कमाल की न्यूज़ सुनिए कि उन्होंने 18 महीने के अंदर 108 108 किलो वेट कम कर दिया अपना। कैन यू बिलीव इट। लोगों से 2, 3, 4 किलो, 5 किलो खूब जिम में करते रहते हैं मेहनत, और उसके बाद में आइसक्रीम और राइस और पकड़म सकड़म कचौरी पूड़ी सब खाते रहते हैं, और वेट उनका वहीं होता है। जिम को छोड़ते हैं ना तो पिछली बार से भी 20 किलो ज़्यादा हो जाता है, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर भागते हैं जिम की तरफ, क्योंकि खाना पीना जब तक कंट्रोल नहीं करोगे कम आप स्लिम ट्रिम नहीं हो सकते। परहेज़, दवा से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी है। जो भी बीमारी है आप उसको कंट्रोल कीजिए, पहले खाने पीने पे कंट्रोल कीजिए। क्या खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, फालतू की बकबक इधर उधर की तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, आप कभी भी पतले नहीं हो सकते। पहले उनको कंट्रोल कीजिए। अब ये देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है, अनंत अंबानी ने 108 किलो वेट कम किया सिर्फ 18 महीने के अंदर, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग ए वेरी हैंडसम यंग मैन। मैंने देखा फ़ोटो देख के हैरान रह गया कि यही है वो। पैरेलल फ़ोटो लगाए उनके, मेरे को हैरानी हुई कि कहाँ इतना मैसिव और कहाँ इतना स्लिम ट्रिम हो गया वो बंदा, फिट। तो आप भी हो सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ होप, नेवर बी होपलेस एंड नेवर गिव अप। कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं होती है, राइट। तो आप हिम्मत मत हारिए कभी भी। रात कितनी भी काली या गहरी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती, सूरज उगने से नहीं रोक सकती।
उजाला जरूर होगा. So don't worry, never give up and keep on doing exercises and I'm 100% sure you will reduce the weight, अपना भी और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखेंगे. इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग और न्यूज़ के ऊपर आता हूँ. उसके ऊपर मैं आई नो इज़ वेरी लॉन्ग लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काट दूंगा तो न्यूज़ को मज़ा नहीं आएगा. लेकिन हाँ, एक अभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. आज 19वां दिन है SRK की जवान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. तो उसने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जो पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, गदर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑन 3rd मंडे. तो 3rd मंडे का जो कलेक्शन है इन दोनों फिल्मों का, पठान का और गदर का, वो रिकॉर्ड जवान ने तोड़ दिया. अब तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है पठान, और ये जवान शाहरुख खान की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है अपने करियर के. उनकी 19वें दिन 3rd मंडे को जो उनका जो रिकॉर्ड था वो 1,000 ग्रॉस, वो 1,000 करोड़ पार कर दिया वर्ल्ड वाइड. एक पिछले जो 3rd मंडे था उसको 1,000 करोड़ पार कर दिया उन्होंने. तो आज ट्यूसडे है, तो कल का जो था उनका कलेक्शन 1,000 करोड़ पार कर दिया ग्लोबली. इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे 566 करोड़ रुपए कमाए अभी तक उन्होंने मूवी ने. और ये बड़ी बात है, अपने में बहुत बड़ी बात है कि लगातार बैक टू बैक अगर इतनी 1,000 करोड़ टच करने वाली मूवी बना रहे हैं भैया, तो देखो अभी दिन चेंज हो गए. कहाँ वो संन्यास ले चुके थे, छोड़ चुके थे सारी फिल्म इंडस्ट्री को, और कोई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी उनके, जीरो फीरो जो भी सारी की सारी, और को तो छोड़ चुके थे, हिम्मत हार गए थे कि छोड़ो. लेकिन साउथ के अंदर देखो कि वो 50 साल के बाद के हीरो को ही पकड़ते हैं. वहाँ हीरो ही ऐसे होते हैं, यंगस्टर भी चलते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो साउथ इंडिया की मूवी में सारे यंग ही होते हैं. अरे 50, रजनीकांत जी की सर की तो देखो कितनी उम्र है, 75 साल के होंगे वो, और 650 करोड़ उनकी जो जेलर क्रॉस कर चुकी है. और सबसे बड़ी चीज़, कमला हसन सर इतने रिनोन एक्टर हैं, पूरी दुनिया के माने, हमारे भारत के तो बहुत सम्मान करा जाता है एक्टिंग के मामले में, इतने अमेजिंग एक्टर हों, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी 350 करोड़ उनकी फिल्म पार नहीं करी थी. विक्रम ने करा. आपने देखा कितना अमेजिंग बात है. ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है अगर कोई सोचे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. देयर इज़ नो एंड. एंड सबसे बड़ी चीज़ है द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ये, और नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. तो कोई भी ऐसा मत सोचे कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा. लोग बड़े बड़े सिस्टम चेंज हो जाते हैं. तो लेकिन आप जैसे अभी ये इस फिल्म का देख रहे हैं, लगातार बैक टू बैक 1,000 करोड़ की क्लब के अंदर वो SRK के पास है, और किसी के पास भी नहीं है ये. और हो सकता है तीसरी फिल्म भी कोई ऐसी आ जाए, यू नेवर नो. लेकिन उन्होंने साउथ इंडिया के, आज जो बॉलीवुड साउथ इंडिया की तरफ भाग रहा है, उनके जो बेस्ट डायरेक्टर्स को ले लेता है, उनके स्क्रिप्ट राइटर्स को ले लेता है, उनके एक्शन अलग होते हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है. अभी तमाम मूवी का जो है ना पूरा चेंज होता जा रहा है सीन. बॉलीवुड को तो कोई पूछ नहीं रहा था, बिल्कुल फ्लॉप पे फ्लॉप हो जा रही थी फिल्म. उन्होंने देखा इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं, तो अब वो देख रहे हैं भैया सही है, साउथ इंडिया के जो बेस्ट बंदे हैं ना उनको पकड़ लो, एक्टर को भी मिला लो, पैन इंडिया लेवल पर फिल्म चलेगी, और अलग अलग लैंग्वेज में उसको रिलीज कर दो. और ये मेरे ख्याल से जवान 9,000 स्क्रीन पे चली थी. 9,000 स्क्रीन, ये भी मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी होती है कि कितने जगह पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से पैसे, बहुत मैसिव कलेक्शन होता है. ग्लोबल इन्होंने काफ़ी पैसे कहा. जहाँ गदर ने ग्लोबल कमाई क्या, उन्होंने रिलीज ही नहीं करी मेरे को लगता है ग्लोबली. उनको करना चाहिए था, बाकी देशों में भी गदर को करना चाहिए था, तब जाके तो कंपटीशन की बात मानी जाती है. इन्होंने सिर्फ यहीं पे ज़्यादा किया, यहाँ पे ही काफ़ी चल गई वो, काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लिया उन्होंने. तो अभी हम बात करते हैं उसके बाद में एक नई न्यूज़. उसके अलावा हम बात करते हैं चाइना की अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो चाइना से एक कोरोना वायरस की तरह बहुत ही खतरनाक एक वायरस आने के चांसेस हैं. जो वहाँ की बैट वुमेन है, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर भी रिसर्च करी थी, उन्होंने बताया था दुनिया को, वो बता रही हैं कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक एक चाइना से एक वायरस रिलीज हो सकता है. वो पूरी दुनिया में बहुत भयंकर तरीके से फैल सकता है, बहुत रिस्की है, वो बहुत डेंजरस है, और उससे कोरोना वायरस से भी कहीं ज़्यादा लोग मर सकते हैं ग्लोबली, कई गुना ज़्यादा बता रही हैं वो, रिस्क वार्निंग दे रही है वो. तो मैं सभी भाइयों को यही बोलूँगा कि अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, अपना स्टेमिना बढ़ा के रखिए, अपना सिस्टम खाने पीने का सही रखिए. और आपने वैक्सीन तो ली हुई है 2, उसके अलावा अपने आप को भी हेल्दी रखिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए. और भारत सरकार डेफिनेटली इस दिशा में कोशिश करनी, किसी वार्निंग को, बड़े साइंटिस्ट की वार्निंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
वो इस ग्लोबल एक वायरोलॉजिस्ट हैं, वो फेमस हैं काफ़ी दुनिया के अंदर, उनकी बात को समझा जाता है। तो इंडिया को भी वार्निंग को सीरियस लेना चाहिए, जो भी अगर वैक्सीन के चांसेस हैं उसकी दिशा में काम करना चाहिए, वैक्सीन बनानी चाहिए। अगर पहले से तैयारी करके रखेंगे तो ये कोरोना वायरस की तरह यहाँ लाशों के ढेर नहीं लगेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली इस चीज़ को एक्शन ले, और ऐसी कोई कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन होती है उसके अंदर हॉस्पिटल भी बनाने चाहिए, आर्मी को देना चाहिए काम, और हॉस्पिटल बनाने चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ रोड का ही नहीं होता, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हॉस्पिटल तो मेन चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए इंडिया के लोगों को। कभी इमरजेंसी में ऐसी हालत होती है जैसे कोरोना में हुई थी, तो ना तो सिलेंडर थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, बेड नहीं थे, कितनी बुरी तरह से लोग मरे थे। मैंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं, ना मैं देखना चाहता दोबारा ऐसा कभी हो मेरे भारत के अंदर, क्या पूरी दुनिया में। बहुत लोग मरे थे बेचारे, ऐसे ही मर रहे थे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह। कभी इतना लाचार मैंने दुनिया को देखा नहीं था कभी भी, और आई डोंट वांट टू सी दिस अगेन। इकोनॉमी की तो धज्जियाँ उड़ी, उसके बाद भी लोग भूखे मर गए बेचारे, सब बर्बाद हो गए लेकिन उस समय जो हालत था ना, गॉड गॉड ब्लेस दिस वर्ल्ड एंड ऑल ह्यूमन बींग्स। अब उसके बाद में देखिए ये वार्निंग है उनकी तरफ से, बहुत खतरनाक आउटब्रेक हो सकता है उसका, नए उसका, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ग्लोबली भी ध्यान देना चाहिए, WHO को भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और इशू की, मेरे को पता है लंबी होती आ रही है, मैं शॉर्ट करता हूँ इसको। मणिपुर के अंदर दोबारा से एक पंगा होता जा रहा है। वहाँ पे मणिपुर के अंदर जो दो मैतेई ग्रुप के दो टीनेजर्स थे, उनकी डेड बॉडी मिली है, और उसको मणिपुर हॉरर मर्डर और तमाम नाम से टैग करा जा रहा है, और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी धमाल मचा हुआ इसके ऊपर, और बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, चारों तरफ भरा पड़ा है वो। तो लीडिंग ट्रेंड है वो। अभी दोबारा से वायलेंस कंट्रोल ही नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब देखो गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है, सरकार इनकी है, बीजेपी की, तो बोला तो बीजेपी के लिए जाएगा ना। हम ये तो नहीं कह सकते कांग्रेस कर रही है वो चीज़ को, कर तो रहे ना। अब कुछ हो रहा है तो कंट्रोल करो उस चीज़ को। अब आप कंट्रोल नहीं करा जा रहे हैं, आप भाषणबाजी इधर उधर, ठीक है वो भाषणबाजी भी ज़रूरी है, लेकिन ये तो काम पहले ज़रूरी है ना। आपकी सरकार है, वहाँ पे बीएन सिंह आपके ही हैं मुख्यमंत्री हो, और सरकार भी आप ही की है, वोट बैंक भी आप ही का है, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। आर्मी भी आप ही के पास है। आप बिगर किसी को जान से मारे लोगों को, उगे नहीं कि ऑर्डर दे दो इसको मार दो उसको मार दो, ऐसा नहीं, लेकिन एक तरीके से एक आर्मी को कंट्रोल वे में इस्तेमाल करके नॉर्मलाइज करी जा सकती है सिचुएशन, एंड दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. I don't know how the government is controlling and handling the situation over there in Manipur, but I believe they should take some certain thing. जो भी communities involved हैं उन सभी को कंट्रोल करो. आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटे से स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. अगर देश के अंदर पूरे देश में बवाल मच गया और कभी सिविल वार हो गया तो ये गवर्नमेंट के बंदे तो भाग जाएंगे सर जी. ये तो एक छोटी सी स्टेट मणिपुर को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, लगातार वायलेंस हो रहा है वहाँ पे. इस रियली क्रिएट अ बिग क्वेश्चन मार्क on all the possibilities of or the capabilities of governance का जो फंडा बात करते हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जो भी तमाम बातें करी जाती है सुशासन वगैरह की, वो सब ढकोसलेबाजी लगती है, जुमले लगते हैं. क्योंकि आप एक छोटे से राज्य को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, छोटी सी पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं. आपके पास सारी पुलिस फोर्स है, राज्य की पुलिस फोर्स है, आपके पास NIA है, यहाँ के पुलिस फोर्स, जवान सारे के सारे आपके पास, आर्मी आपके पास है, एयरफोर्स, सब कुछ आपके पास है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं आप कंट्रोल. वेरी शॉकिंग. पूरे देश में आप बात करते हैं, फॉर्म भराते हैं इधर उधर कि ये हो सकता है वो हो सकता है, अपने लॉकर संभाल लीजिए आप. तो पूरे देश में अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई तो ये तो भाग जाएंगे सारे के सारे सरकार के बंदे, तो कत्लेआम मच जाएगा पूरे देश में. ये कर नहीं पाएंगे मुझे लगता है, आई थिंक. बट मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए कंट्रोल. सही से हैंडल करो भैया. नहीं समझ में आ रहा है आपको, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यही अपनी दिमाग मत लगाइए ना. आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप सोशल एक्टिविस्ट को, आप तमाम जो लोग हैं समझदार लोग हैं उनको जोड़िए, जुडिशरी के समझदार लोगों को जोड़िए, पत्रकारों को समझदारों को जोड़िए, और उसके अलावा जो आपके समझदार पॉलिटिकल लोग भी हैं, बहुत सारे समझदार भी हैं, ऐसी बात नहीं है सारे आपके अलावा सारी पार्टियों में मूर्ख लोग हैं, ऐसा भी नहीं है. समझदार लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी. उनको लेके एक प्रॉपर देश के लेवल पे एक ग्रुप बनाइए. जो आपको कभी ऐसे क्राइसिस हो देश के लिए, पूरे देश में बवाल आ सकता है, या सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसा पंगा होता है, तो उसमें कोई एक क्राइसिस जो आपने मैनेजमेंट ग्रुप बनाया हुआ अपने अपने बंदों से, वो फ़ायदा नहीं है ना उसका. वो तो आपको आपकी डबली अपने आप ही बजाएंगे ना. आपके खिलाफ तो बोल नहीं सकते, वो आपको आईना दिखाएंगे नहीं वो कभी भी. वो आपके चमचे जो भी होंगे, सरकार के चमचे, तो आप ही की तारीफ करेंगे, वाह 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 बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको मारो उसको मारो. नहीं, उससे लेकिन सिचुएशन नहीं रिजोल्व होगी ना.
अभी देखो, आप ही देख लो, इतने महीने हो गए मणिपुर में आग लगते हुए, कत्लेआम मचते हुए, आप हैंडल कर पा रहे हो उसको? नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी थ्योरी नहीं चलेगी, आप नहीं मैनेज कर पाओगे अगर पूरे देश में हो गया पंगा। तो इसलिए आप ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें तमाम इंटेलेक्चुअल्स हों, सभी अलग अलग सेक्टर के, और उनको आप जोड़ो, जुडिशरी से भी लो, जजेस को लो, अच्छे वकीलों को भी लो, अच्छे एक्टिविस्ट को भी लो, और जो आपके जो अलग जो फील्ड के अंदर है, आप अगर आप चाहते हो इंडस्ट्रीज़ को लेना तो उनको भी ले सकते हो। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और दूसरी फील्ड के भी तमाम लोग हैं, एक्टर्स वगैरह। आपको लगता है कोई समझदार है तो देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी फील्ड का बंदा है, अगर वो इंटेलेक्चुअल है, अच्छा समझदार बंदा है और देश हित में बात करता है। अब ये मत सोचना कि जो आप बात करते हो वही देश हित है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप उन्हीं लोगों को चूज़ करोगे उस कमेटी में भी जो आपको पसंद है, तो फिर ख़राब हो जाएगी कहानी, फिर आप रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, फिर वही बैक टू जीरो मणिपुर। फिर वही मणिपुर जैसा देश को मत बनाइए, वो इस पैटर्न में मत चलाइए, पूरा देश जलेगा वरना बाद में। ठीक है, तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करिए, आप तमाम लोगों को आगे लेके आइए और सबसे मिल के बात करिए। खाली सीएम की मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होगा। सीएम कौन है आप बताओ? तमाम सीएम को बुलाएंगे आप, उसमें से कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। कौन है ये सीएम? ये पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन लोग कभी भी जनता के हितैषी होते ही नहीं, ये आप भी जानते हो। तमाम एंटी पब्लिक डिसीजन होते हैं इनके, देश का, राज्यों का बेड़ा गर्क करते हैं, जीत जाते हैं चालाकी से, वो कैसा न कैसे करके, उसमें तमाम कमियां हैं, उससे जीत तो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन क्या वो एक अच्छा दिमाग भी रखते हैं? इस पे क्वेश्चन मार्क है। क्या वो कोई प्रॉब्लम रिजोल्व कर सकते हैं? कोरोना में क्या हाल हुआ था आप जानते हो ना? केजरीवाल भी डर के भाग गए थे, अमित शाह जी गए, उनको 2 बार कोरोना हो गया। केजरीवाल ने जो 2 बार, कम से कम 2-3 बार हाथ खड़े कर लिए थे उन्होंने, तो कि मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं संभाल सकते, ये इनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। मेंटली दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन लाइक दिस। पूरे देश में बवाल हो जाएगा, क्या करोगे आप? खाली लॉकर के लिए, बैंक के लिए साइन कराने से, 4.1 क्लॉज लगाने से, साइन कराने से हालत नहीं चेंज होती। आपको एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा सभी लोगों को जोड़ के, और फिर उनसे सलाह लीजिए, फिर एक्शन किया। आई एम श्योर मणिपुर प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकती है। अब हम जाते हैं उसके बाद में इमरान खान, पाकिस्तान की बात करते हैं। इमरान खान को कोई हालत उनकी सुधरती नहीं दिख रही, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं पाकिस्तान में और नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर हालत चेंज हो रही है। उसके बाद अगर हम शेयर मार्केट पे आते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर हाल ये है कि, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, कि बैंक निफ्टी 44,624.20 -142 पॉइंट माइनस में रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स की जहाँ तक बात करते हैं तो 65,945.47, ये आज का वो रहा है, वो -78.22 रहा है पॉइंट्स के अंदर। तो डमाडोल रही है आज भी स्थिति, काफ़ी इधर उधर जंप मारा, काफ़ी नुकसान हुआ है, और लगातार 4-5 दिन से पहले भी था। और जहाँ तक डो जोन्स और यूएस एंड ग्लोबल जो हांगकांग और तमाम ग्लोबल जो शेयर मार्केट एक्सचेंजेस हैं उनमें बवाल आया हुआ है। पहले ही आपको पता है कि यूएस मार्केट में क्या हाल है। वहाँ पे जो फेडरल जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट, अगर जो इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में है, उससे पूरा बवाल मचा। वहाँ की मार्केट क्रैश होगी, बहुत बुरी तरह क्रैश हो रही है लगातार, और अब भी होगी, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे और भी पड़ेगा। कल भी क्रैश हो सकती है, आज की न्यूज़ है। डो जोन्स वगैरह सब लुढ़के पड़े हैं वहाँ पे भी। अभी तो खैर पूरी रात है वहाँ पे, देखो सुबह तक क्या होता है पता नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने 2 तो बता दिया, उसके बाद में बाकी शेयर मार्केट के बारे में ऐसे ही था। आज मार्केट ऊपर नीचे। बैंक निफ्टी 142 पॉइंट माइनस में रहा है, और सेंसेक्स 78.22 माइनस में रहा है टोटल। अब उसके बाद में डॉलर के प्राइस 83.27 रुपीज़ रहा है, और यूरो का प्राइस 88.04 आज का प्राइस, और पाउंड का प्राइस 101.3838। गोल्ड का प्राइस, जहाँ दिल्ली का जो प्राइस है गोल्ड का, वो 60,740 रुपये रहा है। सिल्वर का प्राइस 1 किलो का, ये गोल्ड 24 कैरेट का 10 ग्राम का प्राइस है 60,740 रुपये दिल्ली का। सिल्वर का प्राइस की हम बात करते हैं तो ये 74,800 पर किलोग्राम जो दिल्ली का प्राइस रहा है। और उसके बाद में हम
आपको पहले मैं बता चुका हूँ G20 जो यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले जो 2023 का हुआ था, उसके अंदर मोदी जी ने तमाम G20 की बातें ही करी कि 50 से ग्लोबल लीडर से मिले। उन्होंने सऊदी प्रिंस ने, सलमान जी ने इतना $100 बिलियन इन्वेस्ट किया इसके अंदर इंडिया में, हाँ करा उसके लिए। और मैं एशियन कप की, एशियन गोल्ड मेडल की भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सिर्फ एक लास्ट न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पेरिस फैशन वीक स्टार्ट हो चुका है, आज से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे है उसका, और 25 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक चलेगा 2023 में। और धमाल तो मचना ही। आज की जो लिस्ट है मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी थी, बहुत अच्छे डायोर वगैरह, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो हाउसेस हैं उन्होंने अपने हॉट कुट्यूर और दूसरे उन्होंने शो आज करे, रैम्प्स, और उनके बहुत अच्छे अच्छे फैशन शो हुए। और मेरे पास पूरी डिटेल तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आज से शुरू हो गया। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं क्या हो रहा है धमाल वहाँ पे। तो इसके साथ ही मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लंबा हो गया है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्टर एवरी टाइम। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं छोटा करूँ और छोटा करूँ, लेकिन स्पीड से बोलना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी। मैंने एक पहले बनाया था, इससे छोटा था, वो जल्दी जल्दी बनाया था बड़ी स्पीड से, लेकिन वो हुआ ये कि यहाँ पे दिक्कत होती है तो तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे मैं रोड के किनारे लगा के बना लिया था इसको। और उसमें इतनी गाड़ियाँ आ रही थी चारों तरफ, ट्रैफिक, तो उसमें ख़राब हो गई पूरी वीडियो। मेरे पास महंगे इक्विपमेंट्स नहीं है, ये भी मेरा सस्ता सा ही कुछ 100 रुपये का है, 250, 300, 350 के करीब आया हूँ, इससे काम चला रहा हूँ। वो मैंने वहाँ लगा के, और वायरलेस जो था ना मेरा ब्लूटूथ था, उसके थ्रू बात कर रहा था। इतना शोर आ रहा था वहाँ पे, गाड़ियों का पूं पूं, हॉर्न की, सारा ख़राब हो गया वीडियो। फिर मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडियो नहीं है ना कोई है, घर ही है मेरा पीजी वाला, अब इसी के अंदर मैं कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपको बाय करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।